हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट से सीबीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट जिनका सीबीटी एग्जाम अब होने वाला है, आप सभी देखिए, थोड़ा सा समय निकालकर इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर भी पूछे गए थे और इस साल भी जो है सीबीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा ताकि गाइस सीबीटी एग्जाम में आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि मुख्य फ्लक्स विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डीसी जनरेटर वाला जो चैप्टर है आप लोगों का, उसी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें देखिए, जो मेन फ्लक्स है अगर वो डिस्टोर्टेड हो जाए, विकृत हो जाए, तो फिर आप लोगों का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेरित ईएमएफ घटता है। ठीक है, प्रेरित ईएमएफ जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संट फील्ड रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संट फील्ड रेजिस्टेंस जो है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, जो फील्ड वाइंडिंग है, संट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, संट में जो फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है उसका रेजिस्टेंस अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है आउटपुट वोल्टेज धड़कता है, पल्सेटिंग। सेकंड है आउटपुट वोल्टेज अबव नॉर्मल वोल्टेज, नहीं, ऐसा नहीं होता। जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, यस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जनरेटर जो है वो वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा। जनरेटर जो है वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा, मतलब वोल्टेज का उत्पादन नहीं कर सकेगा। ठीक है, अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है शंट फील्ड रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा, इसका मान ज्यादा हो जाएगा, तो जनरेटर है वो वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर सकेगा, यानी कि जनरेटर जो है वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा, ईएमएफ जो है उसका उत्पादन नहीं कर पाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर के इस भाग का नाम। ये तो शायद मेरे को लग रहा है हर पेपर में क्वेश्चन आने वाला है और हर कोई स्टूडेंट जो है इसका सही आंसर ही देने वाला है। डीसी जनरेटर के इस भाग को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं योक या बॉडी। ठीक है, योक या बॉडी, फ्रेम बोलते हैं इसे, योक या बॉडी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद में, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है। पोल शू की बात कर रहा है ये आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे जो है पोल बने होते हैं और उसमें ये जो है इसको बोलते हैं पोल शू। ठीक है, ये पोल फेस होता है, ये पोल शू होता है। तो पोल शू का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, एयर गैप को कम करना। ऑप्शन बी है इंक्रीज फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय हानियां कम करना, या फ्लक्स को समान रूप से फैलाना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीड फ्लक्स यूनिफॉर्मली। यानी कि देखिए यार, पोल शू हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, पोल शू है। इससे क्या होगा, यहाँ पे पूरा जो फ्लक्स है वो एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, एक समान रूप से, यहाँ से आपको पता है यहाँ वाइंडिंग होती है, यहाँ इस वाइंडिंग में जैसे करंट जाएगा तो यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होगा और वो फ्लक्स जो है एक समान रूप से इस जो पोल शू है इसकी वजह से एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दिखाया गया है। अब सबसे पहले डायग्राम देखो, डायग्राम में देखो कि एक्स कहाँ बना हुआ है, ये रहा एक्स। और ये जो एक्स है ना, ये कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है, ये यहाँ वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कौन सा है, ये होता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। कौन सा होता है, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ आर्मेचर नहीं, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पहले भी पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। डीसी जनरेटर जो है अपना फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है उसके ऊपर कार्य करता है। ठीक है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाइनों में बूस्टर के लिए, डीसी पारेषण लाइनों में बूस्टर के लिए तो जो है
हम डीसी सीरीज काम में लेते हैं बूस्टर के लिए, ठीक है। लेकिन लंबी दूरी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लिए अगर आपसे पूछे तो वहां पे क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर आंसर आएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मतलब संचयी यौगिक जनरेटर, ठीक है। संचयी यौगिक जनरेटर या क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबी दूरी की, याद रखिएगा, लंबी दूरी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में जो है हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स कैसे जोड़े जाते हैं। दोस्तों इंटरपोल जो होता है ना वो आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ते हैं, ठीक है। इंटरपोल्स आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है उसके बारे में पढ़ा होगा। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है वो भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ती है। और इंटरपोल्स जो मुख्य पोल्स होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे पोल्स स्थापित किए जाते हैं कम्यूटेशन सुधारने के लिए, ठीक है। और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो है, विचुंबकीकरण प्रभाव जो है उसको कम करने के लिए हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है वो भी आप लोगों का आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी होती है। और जो इंटरपोल्स होते हैं जो कम्यूटेशन सुधारने के लिए प्रयोग होते हैं वो भी हम श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। आज भी ये जो है क्वेश्चन पूछा गया। और ब्रश बनाने के लिए तो कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है आसान भी है, इजीली आपको याद हो जाएगा। कार्बन ब्रश होते हैं, ब्रश जो है वो किसके होते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट के ब्रश होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक ट्रेन में डीसी सीरीज मोटर का कौन सा स्पीड कंट्रोल मेथड प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर जो है डीसी सीरीज मोटर है। और डीसी सीरीज मोटर में देखिएगा हम लोग फील्ड डाइवर्टर मेथड काम में लेते हैं। कौन सा, फील्ड डाइवर्टर भी काम में ले सकते हैं, फील्ड टेपिंग भी काम में ले सकते हैं डीसी सीरीज के लिए। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए विशेष रूप से पूछा जाए आपसे तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में आपका फील्ड डाइवर्टर करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा, फील्ड डाइवर्टर विधि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन 4 पोल। 4 पोल वाला है, ठीक है, 4 पोल वाला लैप वाइंडिंग है, लैप। और डुप्लेक्स है, कैसा है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब लैप वाइंडिंग है तो पोल के बराबर और डुप्लेक्स है इसलिए उसका 2 गुना। डुप्लेक्स है तो 2 गुना, लैप है तो पोल के बराबर, तो 2 गुना पोल के बराबर जो है इसका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस नियम का नाम, अरे यार, लेफ्ट हैंड है और फ्लेमिंग का है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहलाएगा ये, ठीक है। इस नियम का क्या नाम है। ऑप्शन दे रखा है फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल, पाम थोड़ी यही है, नहीं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये, ठीक है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है हम मोटर की जो घूर्णन दिशा है, रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है, घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मोटर्स में जो रोटेशन की डायरेक्शन है, घूमने की जो दिशा है, वो ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है। और ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे दिखाया गया है। आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस मापने के लिए कौन सा उपकरण, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम, 1 ओम से भी कम रखा जाता है, ठीक है। अब इतना कम प्रतिरोध है ना, उसको मापने के लिए केल्विन ब्रिज मेथड प्रयोग किया जाता है। कौन सा मेथड, केल्विन ब्रिज, ठीक है। कभी कभार केल्विन डबल ब्रिज मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। केल्विन ब्रिज मेथड जो है बहुत कम प्रतिरोध के लिए उपयोग होता है। और मेगर जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब उच्च मान के प्रतिरोध के लिए, मल्टीमीटर और सीरीज टाइप ओमीटर जो है मध्यम मान के प्रतिरोध के लिए प्रयोग होता है। और बहुत कम या लो वैल्यू रेजिस्टेंस को मापने के लिए केल्विन ब्रिज मेथड का हम यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल मेथड कौन सा है। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसमें स्पीड कंट्रोल मेथड कौन सा है। तो गाइज ये जो है ना, ये आप लोगों का कौन सा मेथड है, फील्ड डाइवर्टर मेथड है। कौन सा है, फील्ड डाइवर्टर। ये फील्ड है और फील्ड को यहाँ पे डाइवर्ट किया गया है, इसलिए फील्ड डाइवर्टर मेथड इसको जो है इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। फील्ड डाइवर्टर मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर नहीं, फील्ड डाइवर्टर मेथड, ठीक है।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट है, यह किस प्रकार की डीसी मोटर है, ये किस प्रकार की डीसी मोटर है। तो दोस्तों देखो यार, एक होती है यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इससे पता चल रहा है कि लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट जो है उसमें से पूछा गया है। देखो यार, सबसे पहले अगर आर्मेचर लगा हुआ है, आर्मेचर के तुरंत बाद में शंट जुड़ा हुआ है, तो ये शॉर्ट शंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शॉर्ट शंट कहलाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आर्मेचर हो, आर्मेचर और उसके साथ ही श्रेणी क्रम हो और उसके बाद में आपका शंट हो, श्रेणी के बाद में अगर आपका शंट हो, तो वो लॉन्ग शंट कहलाता है। अभी ये शॉर्ट शंट है। कौन सा है? शॉर्ट शंट, ठीक है। शॉर्ट शंट डीसी मोटर है। अब ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट में है शंट, दूसरे में सीरीज, थर्ड ऑप्शन में है लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट भी नहीं है, शॉर्ट शंट। कौन सा है? शॉर्ट शंट। और कंपाउंड तो होगा यार, जब दोनों शंट और सीरीज, ये सीरीज है और ये शंट है, जब दोनों जुड़े हुए हो तो वो कंपाउंड होगा, इसलिए। और शॉर्ट शंट मैंने कहा आर्मेचर के तुरंत साथ ही क्या हो? शंट जुड़ा हो, तो शॉर्ट शंट कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट है कंट्रोल सर्किट किस ऑपरेशन के लिए। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन भाई, इसको तो आप लोग रट लो, कुछ भी कर लो। ये जो ऑपरेशन है ना, ये इंचिंग ऑपरेशन कहलाता है। इंचिंग ऑपरेशन क्या होता है? इंचिंग ऑपरेशन कहलाता है। अब इंचिंग ऑपरेशन क्या होता है, ये आप लोगों ने इंडक्शन मोटर्स में पढ़ा होगा। इंडक्शन मोटर्स की जो टेस्टिंग है ना, वो एक इंचिंग ऑपरेशन के द्वारा की जाती है। जैसे कोई भी इंडक्शन मोटर है, वो रेडी हुई, रेडी होने के बाद में वो प्रॉपर जो रेटेड स्पीड है उसके ऊपर चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको टेस्ट करने के लिए एक इंचिंग ऑपरेशन होता है। इंचिंग ऑपरेशन, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन होता है? इंचिंग ऑपरेशन। अब इंचिंग ऑपरेशन जो है उसके लिए एक तरीके से पर्टिकुलर एक सर्किट होगा, और ये वही सर्किट है जो इंचिंग ऑपरेशन जो है करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो है सर्किट डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सर्किट का डायग्राम है, ये इंचिंग ऑपरेशन को बता रहा है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल विधि कौन सी है। यहाँ पे देखो यार, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? एक मोटर यहाँ जुड़ा हुआ है, एक मोटर यहाँ जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं कैस्केड। एक के बाद में एक जुड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कैस्केड। क्या बोलते हैं? कैस्केड, कैस्केड, ठीक है, कैस्केड। एक के पीछे एक है ना, अगर ऐसे जुड़ी हो तो कैस्केड ऑपरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैस्केड ऑपरेशन विधि, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोटर बार को तिरछा क्यों करते हैं? देखो यार, तिरछा, रोटर जो छड़ी होती है ना, उनको हल्की सी तिरछी लगाते हैं। तिरछी इसलिए लगाते हैं ताकि एक तो टॉर्क बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उत्पन्न हो, एक समान रूप से, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से जो फील्ड है ना, वो प्रॉपर तरीके से एक तरीके से टॉर्क बिल्डअप करे, एक दूसरे को काट सके, ठीक है। इसीलिए प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टॉर्क, यूनिफॉर्म टॉर्क उत्पन्न करने के लिए एंड फील्ड, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म टॉर्क उत्पन्न करने के लिए तिरछा बनाते हैं। अगर तिरछा नहीं लगाएंगे ना, तो क्या होगा? मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी उसमें। सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, अब नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं यार, एडजस्ट करो, देखो याद करो, एग्जाम का मामला है, अच्छा पेपर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टॉर्क, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड टेस्ट में कौन सा लॉस। देखो यार, एक होता है ऑन लोड, जब लोड पे टेस्ट किया जाता है तो कॉपर हानि ज्ञात होती है, ठीक है, कॉपर हानि जब लोड पे किया जाता है, लोड, LOD, लोड मतलब भार पे, ठीक है। और नो लोड करते हैं ना, तब आयरन लॉसेस ज्ञात होते हैं। नो लोड पे कौन से लॉसेस ज्ञात होते हैं? आयरन, लोह सतिया, लोह सतिया में आपका हिस्टेरेसिस भी आ गया और एडी करंट भी आ गया, ठीक है, ये दोनों लॉसेस आते हैं आपके आयरन लॉसेस में। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, कौन सी स्पीड कंट्रोल विधि केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अपन क्या करते हैं? बाहरी प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। बाहरी प्रतिरोध मतलब एक तरीके से रियोस्टेट, रोटर के साथ रियोस्टेट अपन जोड़ सकते हैं। इसीलिए अब जब आपसे पूछा जाए कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कौन सी स्पीड कंट्रोल विधि उपयुक्त होती है, तो वहां पे जो है हम रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड का उपयोग करते हैं। कौन सा? रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल एसी मशीन में कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है? 4 पोल एसी मशीन में कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री, देखो समझना, इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करनी हो ना, जितने पोल है उसको 180 से गुना कर दो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाइस नॉर्थ पोल, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री होता है। अभी बोल रहा है 4 पोल है, कितने हैं? 4 पोल, तो 180 यहाँ हो जाएगा, 180 यहाँ जाएगा, और फिर इन दोनों के बीच में भी 180 होगा, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 180
180 और 180 टोटल हो गया 18 चौक 72, 18 चौक 72 मतलब 720 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लिप जो फेज मोटर है, स्लिप फेज मोटर जो है वो जो है अगर उसका कार्य सिद्धांत पूछा जाए तो लेंज लो। कौन से लो? लेंज लो। ठीक है, लेंज लो। अब लेंज लो क्या होता है आप लोग जो है कमेंट करके बताना कि लेंज लो क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा नियम है ये। जितनी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स हैं वो कार्य मेनली लेंज लो पे ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, वैक्यूम क्लीनर में किस प्रकार की मोटर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, आज भी पूछा गया और आगे भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस है। वैक्यूम क्लीनर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग होता है। तो वैक्यूम क्लीनर में जो है आपका उपयोग होता है यूनिवर्सल मोटर का। यूनिवर्सल मोटर बहुत तेज स्पीड में चलती है, इसलिए यूनिवर्सल मोटर का उपयोग जो है हम वैक्यूम क्लीनर में करते हैं। इसके अलावा जो घरों में मिक्सर वगैरह होता है, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह, मिक्सर में भी यूनिवर्सल मोटर ही, सार्वभौमिक मोटर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसी मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर स्टार्ट होने के बाद यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट ना हो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट नहीं हो तो क्या प्रभाव होगा। दोस्तों देखो, मोटर अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ी हुई है, और आपको पता है अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ी हुई है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है, और अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट ही नहीं हो तो जो आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, उसमें सप्लाई कंटिन्यू रहेगी और कंटिन्यू सप्लाई रहने के फलस्वरूप वो वाइंडिंग जल जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जल सकती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी जल सकती है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को कुछ समय बाद में, जब मोटर 75% लगभग स्पीड प्राप्त कर लेती है तो उस समय जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ये काम होता है कि वो हटा देता है उस स्टार्टिंग वाइंडिंग को। बट अब स्टार्टिंग वाइंडिंग को देखो ये डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, इन्वर्टर का कार्य क्या है। दोस्तों एक होता है रेक्टिफायर, एक होता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर का उल्टा यानी कि डीसी को एसी में बदलता है वो इन्वर्टर कहलाता है। तो इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में बदलेगा, डीसी को एसी में, डीसी को एसी में, ठीक है, डीसी टू एसी, ये इन्वर्टर का कार्य होता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है और इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का ईएमएफ सूत्र क्या है। अल्टरनेटर का तो ये तो आपको पता ही होगा, 4.44 KD KC FT, ठीक है, और कौन से में देखो यार इसमें एफ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, एफ आना चाहिए था तो एफ यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये टोटल 26 क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, और चांसेस है कि आगे भी जो है ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स जिनका अब एग्जाम पेपर है, आप सभी जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेना, याद रख लेना, ताकि सीबीटी एग्जाम में आप लोगों का पेपर अच्छा पूछ सके। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।